नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, किसके बारे में अध्ययन किया था, हमने बकरी के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है भेड़, है ना। भेड़ के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि उसका क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है, उसको किस फाइलम के अंदर रखा है, किस किंगडम के अंदर रखा है ना, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, उन सारे चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, है ना। किसके बारे में? भेड़ के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है ना। अब जैसे हम सबसे पहली बात करें कि जो भेड़ होता है उसको किस जगत के अंदर रखा है, तो जगत हमारा हो जाएगा जंतु जगत। कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत। और अगर हम बात करें संघ, तो इसका जो संघ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोर्डेटा। और वर्ग की बात करें तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? आपका स्तनधारी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें गण, ऑर्डर। ऑर्डर हो जाएगा आपका आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा हो जाएगा? आर्टियोडेक्टाइला। फिर हम बात करते हैं कुल की। कुल की बात करते हैं फैमिली, है ना। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। फैमिली जो होती है वो होती है हमारी बोविडी। कौन सी होती है? बोविडी, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा किस फैमिली के अंदर रखते हैं। तो और वंश की बात करें तो वंश हो जाएगा आपका ओविस। और स्पीसीज की बात करें तो ओविस एराइस, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओविस एराइस, है ना। ओविस एराइस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा भेड़ का। मतलब हम कह सकते हैं कि भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? एविस एराइस, है ना। है ना, वो ध्यान रखना है। तो और हम दूसरी बात करें, है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो यहाँ फैमिली से पूछा जाता है और एक जो पूछा जाता है वो वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हमारा जो एक संस्था है, भेड़ की हम नस्ल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, किसके बारे में जानकारी ले रहे हैं? कि भेड़ की नस्लों के बारे में। एक संस्था है ICAR। ICAR क्या है? ICAR है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और ये जो ICAR है, इसने एक संस्था की स्थापना करी जिसका नाम था NBAGR। और NBAGR की फुल फॉर्म अब तक तो याद हो गई होगी। NBAGR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहां पर है इसका? करनाल, हरियाणा। कहां पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर। और जो NBAGR है, इसका एक ही कार्य है। इसका कार्य यह है कि जो भी नई नस्ल है उन नस्लों का क्या करना? पंजीकरण करना। और अगर देखा जाए वर्तमान में तो भारत में, है ना, कहां पर देख रहे हैं हम? भारत में अगर देखा जाए, कहां पर देख रहे हैं? भारत में देखा जाए तो भेड़ों की जो कुल नस्ल है वो कितनी पंजीकृत नस्ल है ना। कौन सी नस्ल है? पंजीकृत नस्ल, है ना। ये जो पंजीकृत नस्ल है वो कितनी है? 44, है ना। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट चले, एक बार इसको देख लीजिए, है ना, कि हमने क्या पढ़ा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो भेड़ की जितनी नस्लें हैं, है ना, हम उनको 3 भागों में विभाजन करके पढ़ेंगे, है ना। पढ़ाई की अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अध्ययन की दृष्टि से भेड़ों को हमने 3 भागों में विभाजन किया है।
जो सबसे पहला है वो है हमारी विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्ल। और जो दूसरे प्रकार की है वो है देसी नस्ल, और तीसरे प्रकार की हम जो पढ़ेंगे वो है संकर नस्ल। पहली कौन सी है? पहली जो पढ़ेंगे वो है हम हमारी देसी, और दूसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे वो विदेशी, और तीसरे नंबर की जो हो जाएगी वो हमारी संकर नस्लों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हम जो अध्ययन करेंगे वो जो भेड़ों का जो हम अध्ययन करेंगे वो 3 भागों में विभाजन करके फिर पढ़ेंगे। पहला तो हो जाएगा हमारा देसी, और दूसरा विदेशी, और तीसरा संकर, है ना। तो इन तीनों के बारे में विभाजन करके एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करें कि कुछ हमारा की पॉइंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? की पॉइंट्स। की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? अगर कहा जाए, है ना, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर देखें कि राजस्थान को भेड़ों का क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भेड़ जो भी है ना, भेड़ पशु की श्रेणी में आता है भेड़, है ना। तो वो अत्यधिक मात्रा के अंदर, है ना, अत्यधिक मतलब यानी कि कह सकते हैं कि उनकी क्वांटिटी देखें तो ज्यादा मात्रा में इंडिया के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडिया में भी कहां पर? राजस्थान के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भेड़ों का घर कहा जाता है। नंबर 1 क्लियर। फिर अगर हम देखें भेड़ों को क्या बोलते हैं? परजीवियों का म्यूजियम। परजीवियों का म्यूजियम इसलिए कहते हैं, भेड़ पर क्या होते हैं? बहुत सारे बाल होते हैं, और बालों में बहुत सारे परजीवी, है ना, निवास करते हैं। परजीवी क्या होता है? मतलब क्या करता है? अपना तो मतलब फायदा ढूंढता है, और दूसरे का क्या करता है? नुकसान। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? परजीवी। मतलब हम कह सकते हैं कि परजीवी जो है वो क्या करेंगे? भेड़ से तो हमारा ब्लड का क्या करेंगे? वो एब्जॉर्प्शन करेंगे, है ना। भेड़ को नुकसान होगा उससे, है ना, और वो जो भी परजीवी है उसका तो क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, है ना। तो वो भी हम डिजीज वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, परजीवी क्या होता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो पहली जो क्लोन भेड़ थी, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली क्लोन भेड़ थी उसका नाम क्या था? डोली। क्या नाम था? डोली। तो ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको विकसित किया था हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विल्मोट, उन्होंने विकसित किया था। कब किया था? तो बात करें 5 जुलाई 2003 की बात है। इन्होंने क्या विकसित किया था? भेड़ की नस्ल विकसित की थी, उसका नाम था डोली, है ना, डॉक्टर विल्मोट। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें कि जो भेड़ होती है ना, भेड़ होती है, उसके जो बाल होते हैं, है ना, उसको कतरने या फिर उतारने की जो विधि होती है, जो क्रिया विधि है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको शेयरिंग के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की पॉइंट तो हमेशा ऑन द टिप्स रहने चाहिए। फिर हम बात करें, है ना, किसके लिए भेड़ों को हम किस किन चीजों के लिए पालते हैं? एक तो हो जाए हमारा क्या? मांस उत्पादन, है ना, और दूसरी चीज क्या मिल जाए? ऊन का उत्पादन। मतलब द्वीप काजी, है ना, इसको कह सकते हैं कि दो, जैसे कि एक तो ऊन के लिए भी पाला जाता है इसको, और एक मांस के लिए भी पाला जाता है। फिर अगर बात करें कि मुलायम जो ऊन होता है, सबसे सॉफ्ट ऊन होता है, वो हम कौन कौन सी जो ऐसी नस्लें हैं जिनसे हम एक्सट्रैक्ट या फिर प्राप्त कर सकते हैं? तो वो 2 नस्लें हैं, एक है मेरिनो और एक है राम्बोइलेट। कौन सा है? राम्बोइलेट। तो ये अभी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक होता है त्वचा पर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, वो कौन सी नस्ल है? वो है काराकोल। ये भी इंपॉर्टेंट रह जाएगा आपका। फिर हम बात करें कि जो भेड़ का जो मांस होता है, क्या होता है? मांस। किसका मांस होता है? भेड़ का। भेड़ है ना, भेड़ है, और भेड़ का हम मांस होते हैं, और उस मांस के लिए एक वर्ड यूज आता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं?
मटन। क्या बोलते हैं? मटन। ये शब्दावली कभी कभी पूछ ली जाती है तो ध्यान रखना। मटन किसके मांस को कहेंगे हम? भेड़ के मांस को कहेंगे, है ना। वो किससे प्राप्त करते हैं? एक तो डोरसेट सेफोक और एक साउथ डाउन, इन दोनों नस्लों से प्राप्त किया जाता है। और फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर मोटे और लंबे ऊन प्राप्त करने हैं हमें, तो हम कौन सी नस्ल की ऐसी भेड़ें पालें जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें? तो वो है एक लिंकित और एक लिचेस्टर। दोनों ही नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो ऊन होता है वो कैसा होता है? तो मोटे और लंबे ऊन यहाँ से मिलते हैं। फिर एक संस्था आती है, उसका नाम है CSWRI, और इसका मतलब ये होता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। मतलब हम कह सकते हैं कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंडस्ट्रीज, है ना। इसका जो संस्थान अगर पूछा जाता है, ये कहां पर है? अविकानगर, टोंक। और टोंक तो कहां आता है? हमारा रंगीलो राजस्थान के अंदर। तो ये हमको ध्यान रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो आपको बताना है अविकानगर एक स्थान है, अविकानगर में, अविकानगर और कहां पर? टोंक में, है ना। टोंक कहां आता है? आपका राजस्थान के अंदर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देख लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक आता है क्षेत्रवार, है ना। क्षेत्र के अनुसार, किसके अनुसार हम देखेंगे? क्षेत्र के अनुसार अगर देखें तो जो भारतीय जितने भी भेड़ है उनका वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण। तो अगर देखें उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? ये वाला क्षेत्र, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगर ये वाली चीजें देखें हम, तो इसमें जो नस्लें मिलती है वो कौन कौन सी नस्लें मिलेगी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगी आपकी चंगथंगी। कौन सा है? चंगथंगी। कौन सा है? चंगथंगी। और जो दूसरे प्रकार की जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? गड्डी। कौन सी हो जाएगी? गड्डी। फिर हम तीसरे प्रकार की बात करें तो कश्मीरी मेरिनो हो जाएगी। फिर हम बात करें फोर्थ प्रकार की तो वो हो जाएगी करनाहा। फिर फिफ्थ प्रकार की कौन सी हो जाएगी? गुरेज। कौन सी हो जाएगी? गुरेज। फिर हम बात करें रामपुर भुचेर। फिर हम बात करें भाकर वाल। फिर हम लास्ट में बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पुंछी की बात करते हैं। तो ये जितनी भी नस्लें हैं वो हमारी कहां पर पाई जा रही है? ये पाई जा रही है हमारी उत्तरी समशीतोष्ण प्रदेश के अंदर। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? क्या है? CG के GRBP। मतलब हम कह सकते हैं चंडीगढ़ के गरबे पुराने। इससे आपको याद करना है। सी का मतलब हो गया चंगथंगी, फिर जी का मतलब हो गया गड्डी, है ना। सी का मतलब ये हो गया, जी का मतलब ये हो गया कश्मीरी मेरिनो, करनाहा, गुरेज, है ना। फिर रामपुर भुरेज, फिर हम बात करें भाकरवाल, फिर बात करें पुंछी। मतलब हम क्या कहते हैं? चंडीगढ़ के गरबे पुराने। क्या कहते हैं? चंडीगढ़ के गरबे पुराने। फिर इसके बाद में हम जो क्षेत्र लेने वाले हैं, नेक्स्ट जो क्षेत्र है उसका नाम है हमारा उत्तरी वेस्टर्न क्षेत्र, है ना, उत्तरी क्षेत्र।
ये वाला है ना, उसमें भी जो देखें क्षेत्रवार है ना, ये वाला क्षेत्र है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला क्षेत्र लेना है। और इसमें जो नस्ल है वो सोनाड़ी है, चोकला है, हिसार डेल है ना, इसका क्या नाम हो जाएगा, हिसार डाल। फिर हमारी पुंगल आती है, फिर नाली, मगरा, मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, मारवाड़ी, जैसलमेर, जालौनी है ना, ये सारी जितनी भी नस्लें हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। तो इसके याद करने की जो ट्रिक है वो हम क्या करेंगे, स्कूल है ना, स्कूल को हम ऐसे लिखते हैं, और स्कूल में हम क्या करते हैं, प्रणाम है ना, प्रणाम और जी। तो इस 4 का मतलब ये है कि एम 4 बार आएगा, 1 2 3 और 4 है ना। तो स्कूल में प्रणाम जी है ना, क्या लिखोगे, स्कूल में प्रणाम जी। तो ये ध्यान रखना है ना। तो सोनाड़ी, चोकला, हिसारडेल, पुंगल, नाली, मगरा, मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी और जालौनी। तो ये आपका याद करने का तरीका हो जाएगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में हमें कौन कौन सी मिलेगी, डेकली मिलेगी, नेल्लोर मिलेगी है ना, कौन कौन सी हो जाएगी, डेकली, नेल्लोर, फिर वेम्बरी, फिर कैनगुरी, फिर बेलारी, हसन और रामनंदी। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, दानव, कैसे याद करेंगे, दानव की बहार, कैसे याद करेंगे, दानव की बहार, कैसे याद करेंगे, दानव की बहार, कैसे याद करेंगे, दानव की बहार। किसको याद करें, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार को। फिर हम नेक्स्ट बात करें पूर्वी क्षेत्र के अंदर। इस पूर्वी क्षेत्र में हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र कहलाता है, पूर्वी क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गंजम, बंगाली, छोटा नागपुरी, तिब्बतन और शाहबड़ी की नस्लें हमें देखने को मिलती है। कौन सी नस्लें हैं, बंगाली, गंजम, छोटा नागपुरी, तिब्बतन और शाहबड़ी नस्ल देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र के अंदर। फिर हम इससे बाद हम बात करें नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो चोकला जो नस्ल है ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चोकला के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि चोकला हमारी कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आइए चोकला को देखते हैं है ना। तो ये जो चोकला है ना, इसके बारे में सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक ये कहाँ मिलती है, राजस्थान के अंदर। कहाँ मिलेगी, राजस्थान के अंदर है ना। वो राजस्थान में भी कौन सा क्षेत्र, राजस्थान में भी शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका विस्तार कहां पर है ना। और इसमें जो ऊन मिलता है, ऊन कैसा मिलेगा, बारीक व अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में, जिससे हम क्या बनाते हैं, इससे ऊनी वस्त्र बनाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ऊन उत्पादन लगभग कितना हो जाएगा, इसके बारे में, ऊन उत्पादन कितना हो जाएगा, लगभग हम मान के चलें तो 1.5 से लगाकर 2.5
5 kg प्रति वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे? चोकला के बारे में ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात? किसके बारे में ध्यान रखेंगे? चोकला के बारे में ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है कि इसकी जो लंबाई और ऊंचाई क्या होती है? एक समान होती है। इस चोकला के बारे में बात करें, है ना। फिर इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ कैसी होती है? अगर पूंछ की बात करें तो पूंछ होती है इसकी पतली। कैसी पूंछ होती है? पतली पूंछ होती है। फिर हम बात करें इसमें नर का भार और मादा का भार। नर का भार और मादा के भार की बात करें तो 30 से लगाकर 40 किलोग्राम नर का भार होता है, और मादा की बात करें तो 25 से लगाकर 30 किलोग्राम मादा का भार होता है। और इसका अगर रंग बात करें, रंग की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? रंग की। तो क्या हो जाएगा? भूरा, चॉकलेटी कलर, है ना। फिर हम बात करें, ये जो नस्ल है ये मध्यम आकार की नस्लें होती है। और ये वाली जो चोकला नस्ल है ना, चोकला नस्ल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। चोकला का जो उपनाम है, चोकला उपनाम, तो इसके क्या क्या उपनाम है उस वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तो इसको शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं, शेखावाटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इसको किस नाम से जानते हैं? छापर, है ना। शेखावाटी नस्ल हो गया, छापर नस्ल के बारे में भी छापर नस्ल, है ना। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चोकला के बारे में देखें कि मुख्यतः राजस्थान के अंदर मिलती है। राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू, है ना। और ये वाली जो चोकला प्रकार की जो नस्ल है, यहाँ से जो ऊन प्राप्त करेंगे वो बारीक और अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन होगा। फिर इस चोकला की बात करें, यहाँ से जो ऊन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऊन का उत्पादन किया जाता है, वो अगर प्रति वर्ष देखें तो कितना? 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम तक उनका उत्पादन किया जा सकता है। वो इसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है? बहुत पतली होती है। फिर चोकला की बात करें, नर में कितना होता है और भार में, नर और मादा में भार कितना होता है? तो नर में देखें तो 30 से 40 किलोग्राम होता है, और 25 से 30 अगर इसमें होता है ना। और इसका रंग बात करें तो भूरा और चॉकलेटी रंग का होता है। ये हमने बात कर ली है किसके बारे में? चोकला। और इस चोकला के 2 उपनाम है। इस चोकला के उपनाम क्या हो जाएंगे? एक तो शेखावाटी क्षेत्र में मिलने के कारण इसको क्या बोल देते हैं? शेखावाटी। और एक तालछा पर चूरू, आपने सुना होगा। तालछा पर कहाँ पर है? चूरू के अंदर, है ना। तो अभ्यारण्य है ये। और ध्यान रखना, ये छापर नस्ल भी कहाँ? चूरू के अंदर मिलती है, इसलिए इसको छापर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो बात हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कौन सी? मारवाड़ी। कौन सी नस्ल है भेड़ की? मारवाड़ी, है ना। इस मारवाड़ी के बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। ये मारवाड़ी कैसी होती है? इसका जो क्षेत्र है, वितरण, इसकी अगर वितरण की बात करें, है ना, वितरण की बात करें तो इसका जो वितरण हो जाएगा वो वितरण हो जाएगा हमारा मारवाड़ में। कहां पर हो जाएगा? मारवाड़ में। और मारवाड़ में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर हो गया, है ना, पाली हो गया। कौन सा हो गया? पाली। जोधपुर के बाद में हो गया पाली हो गया, नागौर, जालोर और बाड़मेर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर और बाड़मेर। तो ये मारवाड़ी प्रकार की नस्ल है। फिर हम आगे बात करें, इसकी जो ऊन होती है, क्या होता है? ऊन, वो कैसी होती है? तो मोटी। कैसी होती है? मोटी प्रकार की ऊन होती है। फिर हम आगे बात करें कि मोटी होती है, और ये कैसी होती है? निम्न प्रकार की, निम्न श्रेणी की, है ना, निम्न श्रेणी की ऊन,
है ना, निम्न मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। और इसका उपयोग किस में कर लेते हैं, उपयोग की बात करें, किसकी बात करें, उपयोग की, तो उपयोग क्या क्या कर लेंगे, एक तो गलीचे बनाने में उपयोग कर लेंगे, कि किस में उपयोग कर लेंगे, गलीचे बनाएंगे, या फिर हम क्या बनाएंगे, कारपेट, कारपेट बनाने में। ठीक है, यहां तक पॉइंट आपको क्लियर है। फिर अगर हम बात करें, किसका बात करें, ऊन उत्पादन का, मारवाड़ी में, है ना, मारवाड़ी जो नस्ल है उससे जो ऊन का उत्पादन किया जाता है, ऊन का उत्पादन, तो ऊन का जो उत्पादन हो जाएगा, वो उत्पादन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 से लगाकर 2.3 किलोग्राम हो जाएगा ऊन का उत्पादन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो ये मारवाड़ी नस्ल है ना, सर्दी का मौसम हो या किसका मौसम, गर्मी का, ये दोनों ही सीजन ऐसे हैं जिनको सहन करने की जो क्षमता होती है वो इस नस्ल में पाई जाती है। तो सर्दी और गर्मी को सहन करने की क्षमता, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें, है ना। फिर हम बात करें कि फिर हम बात करें, है ना, तो इसके जो मुंह होता है ना, जो मुंह होता है उस पर सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मुंह पर सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो मुंह होता है वो कैसा होता है, अगर किसकी बात करें, हम मुंह की बात करें, तो मुंह कैसा होता है इसका, काला, है ना। कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस नस्ल को हम सबसे स्वच्छ नस्ल भी कहते हैं, सबसे स्वच्छ नस्ल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब हमने देखा कि मारवाड़ी में इसका जो वितरण क्षेत्र था वो था मारवाड़ के अंदर मिली थी। और मारवाड़ के इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित थे, एक था जोधपुर, फिर पाली, फिर नागौर, जालोर और बाड़मेर। और ये जो नस्ल है वो सबसे स्वच्छ नस्ल है, अच्छी प्रकार की नस्ल है। इससे जो ऊन होता है वो मोटा होता है, निम्न श्रेणी का ऊन होता है। और उपयोग, इसका जो उपयोग होता है, इसका जो ऊन एक्सट्रैक्ट करते हैं उस ऊन का उपयोग हम गलीचे बनाने या फिर कारपेट बनाने में किया जाता है। फिर हम ऊन उत्पादन की बात करें तो 2 से लगाकर 2.5 किलोग्राम तक यहाँ पर ऊन का उत्पादन किया जा सकता है। और यहाँ पर जो ये वाली जो नस्ल है, इनको सर्दी हो या फिर गर्मी, कैसा भी सीजन हो, है ना, उसको सहन करने की जो क्षमता होती है वो किसमें, कौन सी नस्ल में होती है, तो मारवाड़ी नस्ल में होती है। फिर बात करें कि ये वाली जो नस्ल होती है उसका जो मुंह होता है वो कैसा होता है, काला होता है, और उस पर सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं। बस इतनी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी नस्ल के बारे में, मारवाड़ी नस्ल के बारे में। फिर हम जो नेक्स्ट नस्ल देखने वाले हैं वो कौन सी नस्ल है, मालपुरा। कौन सी नस्ल है, मालपुरा नस्ल, है ना। तो इस मालपुरा के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि इसका उत्पत्ति स्थान अगर देखें, कौन सा स्थान, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, मालपुरा टोंक। और वितरण क्षेत्र, वितरण क्षेत्र की बात करें, ये कहां कहां मिलेगा, बूंदी, दौसा, देखो वितरण क्षेत्र बूंदी हो गया, दौसा हो गया आपका, जयपुर, अजमेर, और एक बचता है आपका भीलवाड़ा,
वाड़ा। मतलब यहाँ पर 5 जिले हैं। एक हो गया हमारा मालपुरा। मालपुरा एक नस्ल थी, किसकी नस्ल थी? भारतीय भेड़ की नस्ल थी। और इसमें जो उत्पत्ति हो रही थी वो मालपुरा टोंक के अंदर हो रहा था, और इसी के नाम के आधार पर ये वाली नस्ल हमने रखी है। फिर इसका जो वितरण क्षेत्र है, वितरण क्षेत्र की बात करें तो बूंदी, दौसा, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में मिलती है। फिर हम बात करें इस नस्ल में सफेद और अधिक जो ऊन होगी वो कैसी होगी? ऊन ऊन है वो कैसी होगी? ऊन है वो एक तो सफेद होगी, है ना, सफेद। कैसी ऊन होगी? सफेद। और सफेद होगी, और कैसी होगी? सफेद के बाद में हम बात करें कैसी होगी? मोटी, है ना। ऊन इस टाइप से मिलेगी। और अगर उत्पादन प्रति वर्ष अगर बात करें, उत्पादन, ऊन उत्पादन, तो ऊन उत्पादन हो जाएगा आपका 1 से लगाकर 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो ये भी आपको मालपुरा के बारे में ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसका जो ऊन होता है, इसका जो ऊन होता है उसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 5 से लगाकर 7 सेंटीमीटर तक लगभग लंबाई होती है। और इससे जो इसका जो ऊन होता है, इस ये वाला जो ऊन होता है, इस ऊन से हम क्या बनाते हैं? एक तो नमदे, नाम सुना होगा आपने, और एक गलीचे। तो ये चीजें हमारी बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि जो इसका जो अपने मालपुरा जो नस्ल है उनके जो पैर होते हैं, है ना, उन पर बाल क्या होते हैं? अनुपस्थित। अनुपस्थित मतलब नहीं पाए जाते हैं, पैर पर बाल अनुपस्थित होते हैं। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसका चेहरे की बात करें, मुंह की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? मुंह की बात करें, मुंह की बात करें तो मुंह कैसा होगा? सफेद भूरा। कैसा हो जाएगा? सफेद भूरा इसका मुंह हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट बात करें, है ना, तो ये मालपुरा जो नस्ल है, ये जो मालपुरा नस्ल है इसकी हमने उत्पत्ति देखी। ये मालपुरा टोंक में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसी के नाम पर इस नस्ल के नाम क्या रख दिया? मालपुरा रख दिया। फिर वितरण क्षेत्र देखा हमने, बूंदी, दौसा, जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। फिर हमने ऊन इसमें किस प्रकार का पाया जाता है? तो सफेद ऊन होता है और मोटा होता है। फिर हमने देखा ऊन उत्पादन क्षमता इस नस्ल में कितनी होती है? तो वो होती है 1 से लगाकर 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना। इतना उत्पादन हमारा उनका किया जा सकता है। फिर ऊन की जो लंबाई होती है, इसका जो ऊन होता है उसकी लंबाई अगर देखें तो कितनी हो जाएगी? 5 से लगाकर 7 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो ऊन होता है उससे हम नमदे और क्या बना सकते हैं? गलीचे बना सकते हैं। फिर इसके पैर होते हैं, उन पर बाल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है? मालपुरा नस्ल के बारे में। फिर अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो एक नस्ल आती है भेड़ की, वो है जैसलमेरी। जैसलमेरी। अब जो ये जैसलमेरी नस्ल है, इस जैसलमेरी नस्ल के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका अगर उत्पत्ति स्थान देखें, उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान इसका है कहां पर? जैसलमेर में। तो ये वाली जो नस्ल है वो जैसलमेर में होने के कारण यहाँ पर इसका उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस नस्ल का नाम भी हमने क्या रख दिया? जैसलमेरी नाम रख दिया है ना। इसका जो वितरण अगर देखें, वितरण अगर हम देखें तो वितरण हो जाएगा आपका जैसलमेर, जोधपुर और
बाड़मेर। इन 3 राज्यों में इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके जो ऊन होता है, इससे जो हम ऊन एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस जैसलमेरी जो भी हमारी ये नस्ल है, इसका जो विस्तार है वो हमारा 3 जिलों के अंदर है। और जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, है ना। और इससे जो हमारे जो ऊन होगी, वो ऊन हमारा जो भी होता है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे हम क्या बनाते हैं? कारपेट। क्या बनाते हैं? कारपेट बनाने में उपयोग लिया जाता है। अगर इसकी औसत लंबाई पूछी जाए, औसत लंबाई की बात की जाए तो औसत लंबाई कितनी हो जाएगी? लगभग 68.55 से लगाकर 66.91 सेंटीमीटर। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पार्ट बी में बनने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ये हमेशा एग्जाम में आता है। फिर इसकी अगर पूछे औसत ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता, तो ऊन उत्पादन जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2 से लगाकर 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इसके जो कान होते हैं, ये वाली जो नस्ल होती है उसके जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, है ना। और ये वाली जो भेड़ होती है वो कैसी होती है? मजबूत नस्ल। कैसी नस्ल है? मजबूत नस्ल है। और अगर हम इसमें भी बात करें भार की, किसकी बात कर रहे हैं? भार की। नर में कितनी होती है और इसकी जो मादा होगा, है ना, मादा होगी, उसमें कितनी होती है? तो अगर इसकी बात करें तो नर में तो 32 से लगाकर कितनी हो जाएगी? 45 किलोग्राम। और अगर मादा की बात करें तो मादा हो जाएगा हमारा 30 से लगाकर 36 किलोग्राम। लगभग इतना वजन हो सकता है। और इसका जो मुंह का जो रंग होता है, मुंह का रंग होता है वो कैसा होता है? काला और भूरा मिक्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर? जैसलमेरी के बारे में देखा। जैसलमेरी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान था वो जैसलमेर जिले के अंदर था, इसीलिए हमने देखा। फिर इसका जो विस्तार था वो 3 जिलों के अंदर देखा, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इसके मुंह का जो रंग था वो काला भूरा था। फिर हमने देखा कि इसका जो ऊन था, उस ऊन को हम कारपेट बनाने में उपयोग में लेते हैं। फिर हमने देखा कि इसकी जो औसत लंबाई थी इस नस्ल की वो कितनी थी? इसके जो ऊन था उस ऊन की औसत लंबाई कितनी थी? 68.55 से लगाकर 66.51 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि इसकी ऊन उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2 से लगाकर 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष उनका उत्पादन किया जा सकता है। और ये वाली जो नस्ल है जैसलमेरी, ये बहुत मजबूत नस्ल है ना। इसका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। फिर हम देखें कि भार अगर नर में देखें तो नर में होता है 32 से लगाकर 45 किलोग्राम और मादा में होता है 30 से लगाकर 36 किलोग्राम। फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट जो नस्ल है उसका अध्ययन करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो नस्ल है वो है मगरा। कौन सा नस्ल है? कौन सी नस्ल है? मगरा। तो अब हम इस मगरा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना। इसके अन्य नाम, उपनाम के नाम से भी इसके उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हम मगरा को क्या बोलेंगे? चोकला। और एक नाम है इसका बीकानेरी। और इसको सम्मिलित करके इसको बीकानेरी, चोकला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पूछा जाता है कहां पर? एग्जाम में।
तो ये आपको मगरा का अगर उपनाम पूछा जाए तो आपको बताना है चोकला बीकानेरी और बीकानेरी चोकला। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका अगर राजस्थान में विस्तार देखें, कहां पर, राजस्थान में विस्तार कौन कौन से जिलों में होगा राजस्थान में, तो हम बात करें बीकानेर, और कौन सा हो जाएगा चूरू, और कौन सा हो जाएगा नागौर। मतलब इसका जो विस्तार है राजस्थान में, एक तो बीकानेर जिले के अंदर है, दूसरा चूरू के अंदर है, और तीसरा है नागौर जिले के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। और इससे जो ऊन प्राप्त करते हैं वो कैसा है, गुलाबी ऊन, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि ये वाली जो नस्ल है इसमें सींग नहीं पाए जाते, मतलब हम कह सकते हैं कि सींग रहित नस्ल। फिर हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें ऊन उत्पादन क्षमता, ऊन उत्पादन क्षमता कितनी होती है, तो ऊन उत्पादन क्षमता हो जाएगी 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। एक वर्ष में कितना ऊन का उत्पादन करती है, तो 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम तक ऊन का उत्पादन करती है। तो इस नस्ल के बारे में इतना ध्यान रखना है कि ये जो मगरा नस्ल है इसका उपनाम हम क्या बोल रहे थे, बीकानेरी चोकला के नाम से जान रहे थे। चोकला और बीकानेरी, क्योंकि बीकानेर के क्षेत्र में होने के कारण इसको बीकानेरी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर हमने देखा कि राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ था, बीकानेर, चूरू और नागौर के अंदर इसका विस्तार है। फिर हमने देखा कि ये जो मगरा की नस्ल है यहाँ इससे हम गुलाबी ऊन भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ऊन उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। फिर ये वाली जो नस्ल होती है इसमें क्या नहीं होते हैं, सींग नहीं होते, और सींग नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं कि सींग रहित नस्ल कही जाती है। तो इतनी सी जानकारी हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे, मगरा के बारे में। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबी ऊन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मगरा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो नस्ल है वो है कौन सी नस्ल, नाली। इस नाली के बारे में अगर हम देखें तो नाली के जो उत्पत्ति स्थल अगर देखते हैं हम, इसकी उत्पत्ति स्थल है ना, तो जो ये उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति स्थल कौन सा हो जाएगा, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के बाद में अगर हम बात करें कौन सा, चूरू और झुंझुनू। ये 3 जिले हैं जहां से उत्पत्ति स्थान इस नाली की जो ये भेड़ है ना, ये जो भेड़ है इसकी एक नस्ल है, कौन सी, नाली, है ना। इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है 3 जिलों से, श्री गंगानगर, चूरू और झुंझुनू। ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके जो कान की बात करें, किसके, इस नाली के, तो इसके जो कान है वो कैसे है, पत्तीनुमा कान होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो ऊन होगा उस ऊन से हम क्या बनाते हैं, कारपेट। क्या बनाते हैं, कारपेट बनाया जाता है। एक चीज ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है ना। फिर हम बात करें कि औसत ऊन उत्पादन, किसकी बात कर रहे हैं, औसत ऊन उत्पादन। औसत ऊन उत्पादन की बात करें तो ये लगभग हमारा 2.5 से लगाकर 3.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन इस नाली जो नस्ल है उससे किया जाता है ना। और इसका जो ऊन होता है, इसका जो ऊन होता है, ऊन का
रंग, है ना, कलर कैसा होगा, तो इसका जो ऊन का जो कलर होगा वो होगा पीला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब हमने नाली के बारे में देखा कि नाली जो थी उसको उत्पत्ति स्थल देखा श्री गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में। इसके कान कैसे थे, पत्तीनुमा। फिर नाली की बात करें, इसका ऊन जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं। फिर औसत ऊन उत्पादन की बात करें तो औसत ऊन उत्पादन है वो लगभग 2.5 से लगाकर 3.5 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। फिर इसके जो ऊन होता है उसका रंग कैसा है, पीला होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इतनी सी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, कौन सी नस्ल है, सोनाडी। कौन सी नस्ल है, सोनाडी। ये सोनाडी नस्ल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो उत्पत्ति स्थल की बात की जाए तो उत्पत्ति सोनाडी की कहां से होती है, उदयपुर से। उदयपुर, है ना, उदयपुर से इसका उत्पत्ति स्थल होता है ना। उत्पत्ति कहां से हुई है, उदयपुर से, है ना। और ये जो सोनाडी है इसको हम किन किन नामों से जानते हैं, तो उपनाम लिख लीजिए। उपनाम, इसका उपनाम क्या क्या हो जाएगा, एक तो हम जानते हैं इसको चरणोत्थर, चरणोत्थर के नाम से जानते हैं, और एक चनोत्थर, इस नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका अगर विस्तार देखें, विस्तार राजस्थान में कहां कहां मिलती है, तो राजस्थान में कहां कहां मिलती है, ये कोटा हो गया, बूंदी के बाद में बात करें चित्तौड़गढ़, है ना, कहां पर, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में बात करें हम डूंगरपुर। तो यहाँ पर ये नस्ल, इस नस्ल का विस्तार है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके बारे में बात करें तो इसके जो कान होते हैं वो कान कैसे होते हैं, लंबे, कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। और इसके बाद में हम बात करें इसमें जो दूध उत्पादन, इस नस्ल से क्या उत्पादन किया जाता है, दूध। तो दूध उत्पादन इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5 से लगाकर 2 किलोग्राम प्रति दिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और औसत ऊन उत्पादन कितना हो जाएगा, ऊन उत्पादन, तो ऊन उत्पादन कितना हो जाएगा, लगभग 0.6 से लगाकर 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये जो सोनाडी नस्ल है इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो इसके जो कान होते हैं, ये कान कैसे होते हैं, तो लंबे होते हैं। जैसे हमने गाय की एक नस्ल थी, उस नस्ल के अंदर पढ़ा था, वो नस्ल कौन सी थी, गिर, है ना। तो उसके भी जो कान थे वो कैसे थे, लंबे थे। उसी प्रकार से ये जो सोनाडी नस्ल है इसके भी कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अगर सोनाडी की अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें तो उत्पत्ति कहां से होती है, उदयपुर से होती है। और अगर इसका विस्तार पूछा जाए तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में विस्तार है। इसका उपनाम पूछा जाए तो चरणोत्थर या फिर चनोत्थर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम इसके दूध उत्पादन क्षमता की बात करें तो लगभग 1.5 से लगाकर 2 किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन करती है। फिर इसकी जो कान की बात करी थी, इसके कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। फिर ऊन उत्पादन क्षमता कितनी होती है, 0.6 से लगाकर 1.2 किलोग्राम प्रति वर्ष लगभग होती है। इतना आपको ध्यान रखना है इस सोनाडी के बारे में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और नस्ल आती है, उस नस्ल का नाम है पुगल। क्या नाम है इसका,
क्या नाम हो जाएगा? पुंगल, है ना। तो ये राजस्थान में कहाँ मिलती है, कहाँ मिलेगी? तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में ये मिलेगी बीकानेर में। कहाँ मिलेगी? बीकानेर में। कौन सी नस्ल? भेड़ की पुगल नस्ल, ये कहाँ मिलेगी? तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर के अंदर मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अगर चेहरे का अगर रंग पूछा जाए, चेहरे का रंग, तो क्या हो जाएगा? काला। फिर हम बात करें जो इसके बाद में जो भी इसमें जैसे कि नर हो गया या फिर मादा हो गई, इन दोनों में ही क्या होता है कि जो सींग होंगे वो क्या होंगे? अब्सेंट, मतलब अनुपस्थित। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करें, इससे जो ऊन, इसका जो ऊन होता है, ऊन कैसा होता है? मोटा, है ना। और फिर हम बात करें कि ऊन उत्पादन कितना होता है, किसकी बात करते हैं? ऊन उत्पादन की। तो ऊन उत्पादन कितना हो जाएगा? लगभग 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। तो ये इतना ऊन का उत्पादन हो जाएगा। तो पुगल की अगर बात करें तो ये कहां पर मिल रही है? राजस्थान के बीकानेर से मिल रही है। और चेहरे का रंग देखें तो कैसा है? काला है। फिर हम बात करें कि इसमें नर ले लो या फिर मादा, इन दोनों में ही क्या होते हैं? सिंग क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और अब्सेंट होने से अब्सेंट हो गए। फिर हम बात करें इसका जो ऊन होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है और निम्न किस्म का होता है ना। और ऊन उत्पादन अगर क्षमता की बात करें तो 1.5 से लगाकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष उनका उत्पादन किया जा सकता है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। किसके बारे में? पुगल के बारे में। फिर हम नेक्स्ट बात करें किसके बारे में? नेल्लोर। किसके बारे में? नेल्लोर। नेल्लोर भी एक भेड़ की नस्ल है ना। कौन सी? नेल्लोर। और ये कौन सी है? ये नेल्लोर है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आंध्र प्रदेश में एक जिला है और उस जिले का नाम है नेल्लोर। क्या नाम है? नेल्लोर। और इसी जिले के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? नेल्लोर रखा गया, है ना। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें कि भेड़ की जितनी भी नस्ल है उसमें से सबसे बड़ी नस्ल है ये, सबसे बड़ी नस्ल कौन सी? नेल्लोर। और कहां पर मिल रही थी ये? आंध्र प्रदेश में एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? नेल्लोर, है ना। फिर हम बात करें ये वाला जो भेड़ है इससे हम के अच्छा मांस का उत्पादन किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भेड़ होता है उस भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? ये पूछा जाए तो क्या कहते हैं? मटन। क्या कहते हैं? मटन। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखेंगे? नेल्लोर के बारे में ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें इस नस्ल के बारे में, इस नस्ल के बारे में बात करें तो ऊन उत्पादन, इससे हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऊन का उत्पादन नहीं करते हैं। इसलिए हम ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे ऊन का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, तो हम बात करते हैं नेल्लोर। और जो ये भेड़ है इसको हम किसके लिए पालते हैं? तो मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। ये हमें ध्यान रखना है।
तो इस नेल्लोर के बारे में इतनी जानकारी ध्यान रखनी है कि इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई थी। सबसे बड़ी नस्ल है, अच्छा मांस का उत्पादन किया जा सकता है, और जो भेड़ होता है उसके मांस को मटन कहा जा सकता है, और इससे जो ऊन है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, उसका उत्पादन नहीं होता है और नहीं किया जा सकता है इसे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी नस्ल है? नेक्स्ट जो नस्ल है वो है मेरिनो। वो है हम विदेशी भेड़ की नस्लें। जो देसी भेड़ की जो नस्लें थी वो हमने अध्ययन कर लिया है, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी भेड़ों की नस्लें, है ना। उसमें हम जो पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरिनो, है ना। मेरिनो के बारे में देखते हैं कि मेरिनो की उत्पत्ति स्थान कहां पर है। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान कहां हो जाएगा? स्पेन। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो स्पेन से हुई है ना। और अगर वितरण क्षेत्र कहां पर इसका विस्तार है तो हम कह सकते हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में विस्तार, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। फिर औसत ऊन उत्पादन क्षमता, औसत ऊन उत्पादन क्षमता की बात करें तो ऊन उत्पादन क्षमता कितना हो जाएगा? 5 से लगाकर 9 किलोग्राम प्रति वर्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऊन उत्पादन कितना किया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके रंग की बात करें, किसकी बात करें? रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है? सफेद व हल्का पीला। ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। मतलब हम मेरिनो की बात करें तो मेरिनो की मोटा मोटी हमें ध्यान रखना है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? तो स्पेन। वितरण क्षेत्र की बात करें तो क्या था? पूरे विश्व में पाई जाती है ये नस्ल। और औसत ऊन उत्पादन क्षमता की बात करें तो 5 से लगाकर 9 किलोग्राम एक वर्ष में इसका उत्पादन किया जा सकता है उनका। और फिर हम मेरिनो के रंग की बात करें तो सफेद व हल्का पीला रंग का होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करें नेक्स्ट जो नस्ल है, नेक्स्ट जो नस्ल है वो है हमारा कराकुल। कौन सी नस्ल है? कराकुल। और ये जो कराकुल जो नस्ल है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका, यूरोप, इन जगहों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। और ये वाली जो नस्ल है कैसी है? मध्यम आकार की। कैसी नस्ल है? मध्यम आकार की नस्ल है। फिर हम बात करें जो नर होता है, सींग रहित नस्ल, है ना। नर व मादा सींग रहित नस्ल। मतलब चाहे नर हो या फिर मादा हो, उसमें क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं। और जो ऊन होता है, ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन लगभग हो जाता है 3 से लगाकर 4 किलोग्राम प्रति वर्ष, है ना। फिर हम बात करें, ये अगर ऊन उत्पादन हो गया तो इसमें जो ऊन है वो कैसा हो जाएगा? निम्न श्रेणी का है, निम्न श्रेणी का।
ये भी हमको ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी। फिर हम बात करें, है ना, इसकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? त्वचा कैसी होती है? मुलायम। इसकी त्वचा की बात करें तो त्वचा कैसी हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी। और ये नस्ल कैसी है? भारी भरकम। भारी भरकम नस्ल। कैसी नस्ल है? भारी भरकम नस्ल है ना। फिर हम बात करें कि इससे क्या क्या बनाया जाता है? इसका जो चमड़ा होता है उससे हम क्या बनाते हैं? लेदर चमड़े का उत्पादन। लेदर चमड़े का उत्पादन। और अगर इसमें ही देखें हम नर व मादा का क्या देखते हैं? भार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? नर और मादा, है ना। तो नर का हो जाएगा 80 से 90 किलोग्राम लगभग, और मादा की बात करें तो वो हो जाएगा 50 से लगाकर 60 किलोग्राम लगभग हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको इस कराकुल के बारे में ध्यान रखनी है कि उत्पत्ति स्थान इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अफ्रीका और यूरोप से मानी जाती है। और नर और मादा का वजन देखे तो ये लिखना है, और मध्यम आकार की है ना। इसमें सींग नहीं होते हैं। ऊन उत्पादन 3 से 4 किलो करती है, लेकिन वो ऊन कैसा होता है? निम्न श्रेणी का होता है। इसकी त्वचा देखे तो मुलायम होती है। ये नस्ल भारी भरकम नस्ल कहलाती है। और ये वाली जो नस्ल है, इससे हम क्या लेदर और चमड़े का उत्पादन भी कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखनी है, इतनी जानकारी इसके बारे में। फिर हम नेक्स्ट चले, और नेक्स्ट कौन सी है हमारी? रेम्बुलेट। कौन सी है? रेम्बुलेट। कौन सी है? रेम्बुलेट। तो इस रेम्बुलेट के बारे में देखें, रेम्बुलेट, इस रेम्बुलेट के बारे में देखें तो इस रेम्बुलेट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है? इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, क्या उत्पत्ति? तो उत्पत्ति हो जाएगी हमारी कहां से? फ्रांस से हो जाएगी। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं फ्रेंच मेरिनो। किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच मेरिनो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंच मेरिनो के नाम से जाना जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये वाली जो नस्ल है वो है मांस उत्पादन, है ना। मांस के लिए प्रसिद्ध, ऐसे लिख दो, मांस के लिए प्रसिद्ध नस्ल। कौन सी नस्ल है? रेम्बुलेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नर की भार की बात करें, नर की, तो वो 100 किलोग्राम हो जाएगा। और अगर मादा की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मादा के, तो 80 किलोग्राम लगभग इनका वजन हो जाएगा। तो ये आपको जानकारी ध्यान रखना है कि रेम्बुलेट की उत्पत्ति स्थान कहाँ है? फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है, और मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें लिंकन नस्ल। कौन सी नस्ल है? लिंकन नस्ल। कौन सी नस्ल है? लिंकन नस्ल। तो इस लिंकन नस्ल के बारे में अगर हम देखें, किसके बारे में देख रहे हैं? लिंकन नस्ल। लिंकन नस्ल। और इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी होती है कहां से? इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड से उत्पत्ति इसकी मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व में सबसे लंबी नस्ल, विश्व में सबसे लंबी नस्ल, है ना, कौन सी? लिंकन नस्ल सबसे लंबी नस्ल होती है ना। और इससे जो ऊन होता है, इस ऊन से लंबे फाइबर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस लिंकन के बारे में क्या ध्यान रखना है? मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एक नस्ल है लिचेस्टर नस्ल। कौन सी नस्ल है? लिचेस्टर नस्ल। कौन सी नस्ल है? लिचेस्टर नस्ल। तो लिचेस्टर जो नस्ल है ना, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? इंग्लैंड से। कहां से मानते हैं?
इंग्लैंड से मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? इंग्लैंड से मानते हैं। और इस नस्लों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध अंग्रेजी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। लिचेस्टर नस्लों को हम किस नाम से जानते हैं? शुद्ध अंग्रेजी नस्ल के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो ऊन है लंबे व मोटे प्रकार का ऊन प्राप्त किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? लिचेस्टर नस्ल के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है? लिचेस्टर नस्ल के बारे में। फिर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? साउथ डाउन, है ना। साउथ डाउन के बारे में बात करें तो साउथ डाउन की उत्पत्ति लिख लीजिए। उत्पत्ति हो जाएगी इसकी कहां से? इंग्लैंड से, है ना। उत्पत्ति कहां से हो जाएगी? इंग्लैंड से। और सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल भी कहा जाता है। सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुंह होता है वो मुंह कैसा होता है? चूहे जैसा। कैसा होता है? चूहे जैसा। तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है। साउथ डाउन की बात करें तो उत्पत्ति कहां से होती है? इंग्लैंड से होती है। सबसे पुरानी इंग्लिश नस्ल के नाम से जानी जाती है। और मुंह की बात करें तो चूहे जैसा मुंह इसका होता है। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। फिर हम अगर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सा है? अभी संकर नस्ल के बारे में देख रहे हैं। कौन सी नस्ल है? संकर नस्ल। भेड़ों की कैसी नस्ल? संकर नस्ल। और संकर नस्ल में हम फर्स्ट जो देखने वाले हैं वो कौन सा है? अभिकालीन नस्ल है। और उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम बात करें तो विदेशी नर, है ना, किसके? अभिकालीन। अभिकालीन, है ना। किसकी बात करें? अभिकालीन। और अभिकालीन की बात करें तो रेम्बुलेट, आपने नाम सुना होगा, रेम्बुलेट। और एक नस्ल, एक तो रेम्बुलेट थी और जो था हमारा एक नस्ल थी मालपुरा। मालपुरा एक तो थी हमारी कौन सी? रेम्बुलेट। और एक जो नस्ल थी हमारी मालपुरा, है ना। तो जो ये रेम्बुलेट तो हमने इसकी नर लिया और इसकी मादा, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया। और क्रॉस करवाने के बाद में कौन सी नस्ल उत्पन्न हुई? तो अभिकालीन नस्ल उत्पन्न हुई, है ना। और ये किसने विकसित करी? तो ये विकसित करी हमारी केंद्रीय ऊन भेड़ और ऊन अनुसंधान क्षेत्र कहां पर था? अविकानगर टोंक में था। उसने हम विकसित की थी। तो विकसित किसके द्वारा हुई? अविकानगर टोंक, समझ जाना कहां से, है ना, भेड़ अनुसंधान केंद्र वहां से। फिर हम बात करें इसकी कि ऊन उत्पादन, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? ऊन उत्पादन की बात करें। ऊन उत्पादन की बात करें तो 2.2 से लगाकर 2.5 किलोग्राम, है ना, ऊन का उत्पादन प्रति वर्ष किया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर भेड़ का औसत भार की बात करें लगभग तो कितना होता है? 25 किलोग्राम होता है। ये इतनी जानकारी आपको अभिकालीन के बारे में। इसकी संकर नस्ल है। संकर नस्ल क्यों कहेंगे? रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा, इन दोनों का क्रॉस करवाया। कहां पर करवाया? तो भेड़ और ऊन का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविकानगर टोंक में है, वहां से विकसित करवाया। इसका जो भेड़ का औसत जो भेड़ है उसका औसत भार कितना हो जाएगा? 25 किलोग्राम। ऊन उत्पादन क्षमता इतनी हो जाएगी इसकी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभिवस्त्र। और अभिवस्त्र के बारे में भी हम छोटी सी जानकारी लिखेंगे। इसकी उत्पत्ति, है ना, कौन सी है? अभिवस्त्र। तो अभिवस्त्र
वस्त्र। और इस अभिवस्त्र की बात करें तो ये जो अभिवस्त्र है ना, एक तो नर और मादा है ना, अच्छे किस्म के हम क्या लेंगे, नर लेंगे और मादा। और नर में कौन सा लेंगे, मेरिनो की नस्ल लेंगे। और मादा में मेरिनो या फिर रेम्बुलेट भी कहते हैं ना, रेम्बुलेट। और मादा की बात करें तो मादा में हम क्या लेंगे, चोकला। और इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस से हमें क्या मिला, अभिवस्त्र। संकरण करवाकर हमें कौन सी नस्ल मिली, अभिवस्त्र नस्ल मिली है ना। और ये भी नस्ल हमारे किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो CHWRI है ना, अविकानगर टोंक के द्वारा विकसित की गई थी। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है ना। फिर हम बात करें कि औसत ऊन उत्पादन। और औसत ऊन उत्पादन लगभग कितना हो जाएगा, 2 से लगाकर 4 किलोग्राम है ना। तो ये आपको जानकारी इतनी ध्यान रखने की, अभिवस्त्र क्या होता है, अभिवस्त्र एक संकर नस्ल है जो कि नर मेरिनो और मादा चोकला है ना, इन दोनों के संकरण से उत्पन्न होती है। और ये विकसित की थी CHWRI अविकानगर टोंक ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। फिर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले हैं, संकर नस्लों की। संकर नस्लों की बात करें तो एक थी हमारी हिसारडेल, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसारडेल की बात करें, और हिसारडेल था उसका वो जो ओरिजिन हुआ था वो कहां से हुआ था, हिसार से हुआ था। और इसमें क्रॉस किस का करवाया था, एक तो बीकानेरी ईव का है ना, मादा, और ऑस्ट्रेलियन मेरिनो जो नर था उसका क्रॉस करवाया था, ये हमारा ध्यान रखना है। फिर अविकालीन की बात हमने कर ली, अभिवस्त्र की बात कर ली, और अभिमानस की बात करें तो CHWRI मालपुरा और सोनाडी जो नस्ल थी उसका हमने क्रॉस किससे करवाया, डोरसेट और सफोलक के द्वारा हमारे इसे क्रॉस करवाया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट रह जाएगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो भेड़ है उसकी नस्लें क्या होती है और वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया है ना। तो और ये जो आपकी जो ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा कहाँ से बनता है, संकर नस्ल से बनने के, या फिर देसी नस्ल से, या फिर ऊन उत्पादन क्षमता से ही बनने की आपका चांस हमेशा रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। तो और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।